हेलो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में हमने कंपाउंडिंग के कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं। आइए तो प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट की हम बात करते हैं। क्या कोई मुझे यह बताएगा कि प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट का दूसरा नाम क्या था? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। तो आज हम डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की बात करेंगे। अच्छा, कुछ बातें आपको रिकॉल करवाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें एक तो कंसेप्ट होता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई मनी प्रेजेंट टाइम में आपको पता है और आप उस मनी को अगर फ्यूचर टाइम के लिए डेफर कर दें तो जानते हो क्या होगा? उस अमाउंट के अंदर जितना भी ये पीरियड इन्वॉल्व है उतने पीरियड का इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ इसका जस्ट अगर हम रिवर्स करके देखें, सेम कंसेप्ट को रिवर्स करके देखें तो हमारे पास डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट आता है। डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट कहता है कि अगर कोई मनी आपको फ्यूचर में मिलना है और उस मनी को आप आज रिसीव करना चाहते हो तो भाई आपने क्योंकि मनी को आज मांग लिया है तो जो फ्यूचर पीरियड के इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए। अच्छा जी, हम एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों कंसेप्ट तो सिमिलर ही हैं। आइए पहले मैं बात करता हूं। सपोज आपको, क्योंकि कंपाउंडिंग का कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूं, फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, तो उसी से मैं शुरुआत करूंगा। बात हो रही है प्रेजेंट वैल्यू की, शुरुआत कर रहा हूं कंपाउंडिंग से क्योंकि आप इसको जानते हो। ये है 0 और ये है 1। मेरे पास आज 10,000 रुपीज हैं। मैं बैंक में गया, बैंक ने कहा गगन अगर ये मनी आप मेरे पास 1 साल के लिए रख दो तो मैं इस पे 10% इंटरेस्ट दे दूंगा। तो मैंने कहा चलो बैंक में रख देते हैं। तो मैंने अपने मनी को 1 साल के लिए आगे डेफर कर दिया। तो आगे डेफर करूंगा तो कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा रिवॉर्ड है तुम्हारा इंटरेस्ट, और ये जो अमाउंट होगा मैंने 1 साल के लिए आगे रख दिया। तो कंपाउंडिंग का कंसेप्ट कहता था गगन इसको 1 + R से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी ये वाली फ्यूचर वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में आ जाएगी। बैंक का फोन आया, बोले कपूर साहब 1 साल हो गया, 1 साल और आगे कर दें? कर दो, आप 1 साल और आगे कर दो तो क्या होगा? इंटू 1 + R एक बार और कर दो। सर 1 साल और आगे कर दो तो इंटू 1 + R एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जितना भी टाइम के लिए आप अपने मनी को डेफर करना चाहते हैं उतनी बार उसे इंटू 1 + R हम कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो हमारा फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था प्रेजेंट अमाउंट इंटू 1 + R रेज़ टू द पावर n। ठीक है, नाउ अब इसका रिवर्स करना है। अब रिवर्स ये करना है, ये है 0 और लेटर सपोज ये है 1। मुझे अमाउंट यहां पर मिलना है, ठीक है, और मैंने कहा नहीं नहीं मुझे आज जरूरत पड़ गई तो मुझे अमाउंट आप आज दे दीजिए। तो उन्होंने कहा गगन फिर तुझे इसमें से इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा। तो जानते हो कंपाउंडिंग में जब हम इंटरेस्ट ऐड करते थे तो हम मल्टीप्लाई कर देते थे 1 + R से। ओके, तो अगर ये 10,000 वैल्यू है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये फैक्टर हो जाएगा 1.1। तो 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 11,000। अब सोचिए फ्यूचर वैल्यू है 11,000, रेट है 10%, मुझे पैसा आज चाहिए। बैंक ने कहा गगन इंटरेस्ट काट लो, पैसा ले लो। मैंने कहा काटो इंटरेस्ट। तो वो कहने लगे गगन आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 + R से। पहले मैं
फ्यूचर में जा रहा था तो मल्टीप्लाई कर रहा था 1+r से। बोलो ना, कंपाउंडिंग में यही तो किया था। अब मैं फ्यूचर से प्रेजेंट में आना चाहता हूं, पीछे आना चाहता हूं, तो इंटरेस्ट माइनस होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस नहीं होता, माइनस के लिए अब डिवाइड होगा। जैसे प्लस के लिए मल्टीप्लाई हो रहा था तो अब उल्टा चल रहा हूं, माइनस के लिए डिवाइड होगा। आइए जी चेक कर लीजिए, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 1.1 से तो ये 1 साल पीछे आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10,000। सर अगर और पीछे करना हो तो और डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड कर दीजिए। ओ, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू को अब की बार मैंने 1+r से डिवाइड करना है। जितने ईयर पीछे ले जाना है उतने ईयर के लिए हमने इसको डिवाइड करना है। नाउ मुझे सिर्फ आप ये बताइए, क्या ये वाला फॉर्मूला आपके लिए नया है या आप पहले से ही जानते थे? हाँ सर, ये तो हम जानते थे। पहले होता क्या था, मुझे ये फाइंड आउट करना था और ये मुझे गिवन थी और ये भी मुझे गिवन थी। अब क्वेश्चन कहा करेगा गगन, छोड़ो जी छोड़ो, आपको मैं फ्यूचर वैल्यू बताऊंगा, ये मैं आपको बता दूंगा और ये आपको पता लगानी होगी। तो जानते हो मैथ्स तो वैसे भी कहता है गगन, सिंगल इक्वेशन में एक अमाउंट ढूंढा जा सकता है, ठीक है? तो ये इक्वेशन लगा के मैं अमाउंट ढूंढ सकता हूं, पर थोड़ा इसको बेटर वे में प्रेजेंट कर लेते हैं, है ना? ठीक है। जानते हो मैथ्स कहता है गगन, अगर कोई चीज यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रही है और आप इसको पकड़ के यहां लाना चाहते हो तो ये मल्टीप्लाई की बजाय क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। दैट्स इट। तो सर क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला ये बना कि अगर आप प्रेजेंट वैल्यू को ढूंढना चाहते हो तो अब आपको जो फ्यूचर अमाउंट दिया जाएगा आपने उसको 1+r⁴n से डिवाइड कर देना है। और इसे हम लिखेंगे कैसे? इसको हम ऐसे लिखेंगे। इस पर क्वेश्चन करते हैं, आइए। आइए जी, एक तरफ फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एक तरफ प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? पहले यहां से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रेजेंट अमाउंट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एन 5 years, फ्यूचर वैल्यू बताइए जी। टू मोर क्लैरिफाई मैं एक डायग्राम बना दूं। आज का अमाउंट है 10,000 और 1 2 3 4 5। मैं यहां पर इसको रिसीव करना चाहता हूं बताइए जिसकी वैल्यू क्या होगी? अरे सर ये तो बहुत आसान है, 10,000 इंटू 1.1 रेज टू द पावर 5। आइए जी कैलकुलेटर जी आ जाइए। कैलकुलेटर ये साइंटिफिक कैसे हो गया, स्टैंडर्ड पे करते हैं। तो हमने करना है 1.1 इंटू इक्वल टू, ये 2 सालों का फैक्टर हो गया, 3 4 5, ये फैक्टर आ गया 10,000 इंटू 1.61051 और इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 10,000 से तो ये वैल्यू आएगी 16,105। अगर 10,000 आपको आज नहीं चाहिए, 5 years के बाद चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,105, यानी 6,105 रुपीज आपका 5 year जो आपने सेक्रीफाइस किया उसकी कंपेंसेशन है, उसका इंटरेस्ट है। नाउ अब इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 16,105 is receivable after 5 years, calculate its present value if rate is 10%। अगर 10% का रेट है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू बताइए। अब मैंने ये अमाउंट फ्यूचर में रख दिया तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन की प्रेजेंट वैल्यू 16,105 बनी थी, तो फिर 16,105 की प्रेजेंट वैल्यू वही बननी चाहिए। तो हमारा कंसेप्ट ये कहता है अब की बार 0 1 2 3 4 एंड 5।
यहां पर वैल्यू मिल रही है 16,105, ओके। और यहां पर मैं रिसीव करना चाहता हूं कि मुझे ये पैसा आज बताइए, आज मिल जाए तो कितना होगा। तो अब फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन। तो बेसिकली 1 प्लस आर से रेस टू द पावर एन से हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये फ्यूचर वैल्यू है 16,105। आइए जी इसके फैक्टर को निकाले यहां पर। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये आपका फैक्टर हो गया 0.62092, 0.62092, ओके। अब राउंडिंग ऑफ करेंगे, थोड़ा बहुत फर्क आता है, तो अब इसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 16105 से। तो आप देखेंगे आपके पास आ गया 9,999.94। तो ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं, मतलब एक ही कंसेप्ट है। इधर से आप देख रहे हो, जैसे आप मिरर में खड़े होते हो ना, तो आपकी मिरर इमेज सामने जो होती है बिल्कुल फ्लिप हो जाती है। आपका लेफ्ट वहां पर राइट दिखता है और राइट वहां पर लेफ्ट दिखता है। ऐसे ही कंपाउंडिंग का कंसेप्ट कहता था कि गगन वैल्यू को आप 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करते चलिए। डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट कहता है गगन जिस वैल्यू को पीछे लाना हो 1 प्लस आर से डिवाइड करते चलिए, ठीक है। तो सर इसको उल्टा करके देखने की क्या जरूरत थी? तो जानते हो, हमारा फाइनेंस कहता है, मैथ्स को ये बहुत पसंद है और फाइनेंस को ये बहुत पसंद है। फाइनेंस कहता है कि जब भी हमें डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन हम आज ज्यादा बेहतर ले पाते हैं। कोई मुझसे पूछेगा 16,100 रुपीज का 5 साल के बाद क्या क्या आएगा, तो मैं कह रहा मुझे नहीं पता। लेकिन कोई मुझसे पूछेगा कि 10,000 रुपीज में आज क्या आता है, तो मैं बता दूंगा भाई इतना आएगा। तो फाइनेंस कहता है गगन हमेशा हमें डिसीजन ना आज लेने पड़ते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपसे कोई पूछने आएगा तो डिसीजन आपसे वो आज मांग रहा है, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट आज निकालना जरूरी है। उसकी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी जब आज की टर्म्स में आप उसको प्लस माइनस निकाल के बताओगे। कंपाउंडिंग का कंसेप्ट फ्यूचर के अंदर जाकर के वैल्यू बताता है और फ्यूचर की वैल्यूज को आज अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट फ्यूचर के अमाउंट को सबको आज ला करके बताता है और आज मैं ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाता हूं। इसलिए हमारे फाइनेंस में डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट चलता है जो कि जस्ट ऑपोजिट योर प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए, तो आपने डिस्काउंटिंग में सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1 सीखा, बताइए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट इन फ्यूचर। अब आप ये कंसेप्ट सीख चुके हैं, मुझे बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है और क्वेश्चन आपको फ्यूचर का अमाउंट बता दे, तो आप कहेंगे इनटू 1/1 प्लस आर रेस टू द पावर एन। ये डिवाइड को लिखने का ही तरीका है। सर क्या इसके भी कुछ टेबल आते हैं? यस, इसके भी टेबल आते हैं। इसके टेबल को हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर एन। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर एन कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो भी चल जाएगा, मैथमेटिकल टेबल से निकालेंगे तो भी चल जाएगा। मैथमेटिकल टेबल जो है वो 3 डेसिमल तक होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा सा आंसर में ज्यादा फर्क आता है। और कैलकुलेटर क्योंकि ज्यादा डेसिमल तक चले जाते हैं तो उसका आंसर थोड़ा सा एक्यूरेट आता है। इसीलिए हो सकता है कि आपकी कैलकुलेटेड फिगर में और बुक के आंसर में हल्का सा डिफरेंस आ जाए, पर उस बात से घबराना नहीं है, दोनों के दोनों ठीक माने जाते हैं। ठीक है सर, हमने ये पहला कंसेप्ट सीख लिया। और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू द पावर एन को अगर आप कैलकुलेटर में ढूंढना चाहते हैं तो आपने लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट फैक्टर आएगा याद रखना, इज इक्वल टू सेकेंड फैक्टर आएगा, इज इक्वल टू थर्ड फैक्टर आएगा, इज इक्वल टू फोर्थ फैक्टर आएगा, सो ऑन
आप जितनी बार दबाते जाएंगे उतनी बार आपको नेक्स्ट फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है सर, कई बार ऐसा होता है कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मुझे चाहिए 50 ईयर के लिए। सुनिए मेरी बात सर, मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए 50 ईयर के लिए, और हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल है ना, वो कई बार 20 ईयर्स पे ही खत्म हो जाती है, कई बार 25 पे खत्म हो जाती है, कई बार 30 पे खत्म हो जाती है। मैं आपको दिखाऊं? मैंने अभी तक आपको टेबल नहीं दिखाया। आइए टेबल देखते हैं। आप बुक के पीछे जब टेबल चेक करेंगे तो वहां पर कई सारी टेबल्स होंगी, इसलिए उनकी हेडिंग्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरी टेबल नंबर 1 कंपाउंड वैल्यू फैक्टर बता रही है, तो मुझे कंपाउंड वैल्यू फैक्टर नहीं चाहिए। ये कंपाउंड वैल्यू फैक्टर 1 to 10% तक के हैं, और नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू होकर के ये डिस्काउंट फैक्टर हमारे पास 11 से 20% तक के हैं। सेम टेबल है। तो बुक्स में अक्सर पहले कंपाउंड वैल्यू फैक्टर की टेबल दी होती है, किसी किसी बुक्स में 30% तक दिए होते हैं, 3 शीट होंगी, तो आप देख लेना। उसके बाद जब सिंगल अमाउंट की कंपाउंड वैल्यू फैक्टर खत्म हो जाएंगे तो फिर एन्युटी के कंपाउंड फैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारी ये टेबल देखेंगे तो टेबल नंबर 2 मतलब चेंज हो गई है। अब की बार ये एन्युटी फैक्टर के टेबल हैं, और एन्युटी में भी मैंने आपको बताया था रेगुलर एन्युटी की ये टेबल्स होते हैं, और दूसरी जो एन्युटी होती है एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट, उसको हम एक फॉर्मूला लगा के चेंज कर लेते हैं। तो ये मेरी A2 टेबल है। ये भी मेरे पास 2 पेजेस की है क्योंकि मैंने 20% तक बनाए हैं। उसके बाद ये मेरी A3 टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल। ये चाहिए मुझे, यस ये चाहिए मुझे। अगर यहां पर आप पीरियड देखेंगे तो पीरियड यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने ढूंढ के टाइप करके इसको 30 ईयर्स तक बनाया है। बुक में आपको 20 ईयर्स मिलेगा, और 20 ईयर्स के बाद सीधा 25 मिलेगा, 30 मिलेगा, और उसके बाद नहीं मिलेगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लूं कि बताइए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 50 ईयर का निकालना है, तो टेबल से तो निकल नहीं पाएगा, कैलकुलेटर से निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेटर से निकालने में आपको 50 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। इज इक्वल टू को आपको 50 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। सर अगर मैं आपसे 60 ईयर का पूछ लूं तो 60 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 100 ईयर के बाद का पूछ लूं तो 100 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। नो डाउट आंसर आ जाएगा। सर कोई शॉर्टकट तरीका बता दीजिए। देखिए अगर आपको इसका शॉर्टकट तरीका चाहिए हो तो आप क्या करना, लेट अस सपोज 50 ईयर्स का निकालना है, तो मैंने कहा अगर 10 ईयर्स के फैक्टर मिलने लग जाएं तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, तो मैं जल्दी निकाल लूंगा, है ना। सर दूसरा तरीका यह है 25 ईयर्स निकाल के सीधा जंप मार के 50 ईयर्स पे आ जाऊं। सर तीसरा तरीका यह है 5 ईयर के फैक्टर हैं और 5 ईयर की जंप मारते रहें, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ऐसे। तो आप 1 की जंप मारने की बजाय अपनी जंप बढ़ा सकते हैं। 5 ईयर की कर सकते हैं, 10 ईयर की कर सकते हैं, 20 ईयर की कर सकते हैं, 25 ईयर की कर सकते हैं। तो कभी एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो मैं आपको एक स्मार्ट तरीका पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं, ठीक है। सपोज आपने फैक्टर निकाला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। ये फर्स्ट फैक्टर आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया। आपने डिसाइड किया मैं 5 की जंप लगाऊंगा। अगर आप 5 ईयर्स की जंप लगाना चाहते हैं तो फिफ्थ फैक्टर के बाद आपने क्या करना है, एक बार इनटू इक्वल टू दबा देना है। अब ये जंप 5 ईयर्स की होने लग जाएगी। इसका मतलब अब जैसे ही इनटू इक्वल टू करेंगे तो आपको 10th ईयर का फैक्टर मिल जाएगा। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो 15th, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो 20, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो 25। यानी अगर 5 ईयर की जंप कराना चाहते हो तो 5 का फैक्टर निकालने के बाद एक बार इनटू इक्वल टू कर देना। अब सारे फैक्टर 5 ईयर जंप मार के चलेंगे। अच्छा सर अगर मैं 10 ईयर के फैक्टर निकालना चाहता हूं तो आप 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 10 टाइम्स तक जाओगे और उसके बाद दबा दोगे इनटू इक्वल टू।
तो ये आपका फैक्टर 20 ईयर का हो जाएगा, फिर इक्वल टू 30 ईयर का, फिर इक्वल टू 40 ईयर का, फिर इक्वल टू 50 और फिर इक्वल टू 60। यानी इस तरीके से आप अपनी मैथमेटिकल प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, आइए जी, मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिखाता हूं। यहां लिखा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10 लाख रुपीज रिसीवेबल 60 ईयर्स फ्रॉम नाउ इफ डिस्काउंट रेट इज 10%। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, 10 लाख रुपीज मुझे मिलेंगे 60 ईयर्स के बाद। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, रेट 10% है, पीरियड बहुत बड़ा है। तो अगर मैं टेबल की हेल्प लेना चाहूं तो सर वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सर क्या करूं? एक रास्ता तो ये है कि मैं 30 ईयर का फैक्टर निकाल के इनटू इक्वल टू कर दूं, सीधा 60 पे आ जाऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि सर 30 ईयर पे भी क्यों जाऊं, 20 ईयर्स पे जाता हूं, फिर इनटू इक्वल टू दबा दूंगा, तो 20 के बाद 40 और 40 के बाद 60। मैं कह जी 20 पे भी क्यों जाना, 10 पे आ जाओ, 10 पे निकाल लो, फिर 10 पे निकालने के बाद इनटू इक्वल टू करना। इट्स अप टू यू कि आप जैसे निकालना चाहें, मैं एक तरीके से आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, आइए जी, मैं आपको एक तरीके से करके दिखाता हूं। तो मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 सालों के फैक्टर ढूंढे हैं। अगर आप चाहो तो टेबल में दिखा सकता हूं, ये 10th ईयर का फैक्टर होगा। वेयर इज माई टेबल? ये हमारी टेबल है सर, और ये हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल है 10 ईयर का 10% पे 0.386। ये मेरा फैक्टर यहां पे आ गया है। इसको अगर मैं 3 डेसिमल राउंड ऑफ करूं तो 0.386 है। तो 10 तक तो मैं दबाता रहा। अब मैंने कहा सर बार बार 11 12 नहीं करेंगे, अब 10 के बाद सीधा 20 पे जाना है। तो इनटू इक्वल टू 20 हो गया। चेक करना चाहो तो 20 पे आप चेक कर सकते हो। ये लीजिए, ये 20 पे आपकी फैक्टर यहां पर दी हुई है 0.149। अब दोबारा इक्वल टू मत दबाना, क्योंकि 20 से फिर 40 चले जाओगे, फिर 40 से 80 पहुंचोगे, गड़बड़ हो जाएगी। अब इक्वल टू ही दबाना है। अब ये 30 ईयर का फैक्टर आ गया 40 50 60। ठीक है, इस तरीके से आप करके देखिएगा। तो ये मेरी वैल्यू आ गई, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4 5 6, 10 लाख से मल्टीप्लाई किया, मेरी आंसर आ गई 3284 रुपीज। बोलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा? अच्छा जी, इसको क्लियर कर देते हैं। लीजिए, इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर RN। फाइनेंस में ऐसे लिखेंगे, और अगर आप मैथमेटिक्स में लिखना चाहते हो तो फिर आप इसकी जगह लिखोगे 1 + R⁻⁻60। ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 60 ईयर्स, 10% 60 ईयर्स। ये वैल्यू थी 10 लाख। फैक्टर अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको, 0.0032 करके समथिंग आ रहा था। जो भी आएगा ये आपकी वैल्यू 3284 आ जाएगी। दोबारा नहीं कर रही। आइए, आज हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक। डिस्काउंटिंग टेक्निक में आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट निकालना सीख गए हैं। अब आते हैं सर, अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सीरीज ऑफ कैश फ्लोज की, तो मैं पूछूंगा बताओ भाई ये सीरीज कैसी है, अनइक्वल अमाउंट्स की है, इक्वल अमाउंट्स की है? अगर आप कहोगे ये अनइक्वल अमाउंट्स की है, तो मैं कहूंगा क्योंकि अमाउंट अनइक्वल है तो शॉर्टकट मेथड नहीं लग पाएगा। आप हर एक अमाउंट की इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज निकालिए और उसका सम निकाल लीजिए, तो आपको इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था इस केस में ना हम लोग दरअसल
कह देते हैं कि टेबल बना लीजिए, तो जब भी यहां आएगा हम टेबल बनाएंगे। तो आइए एक टेबल वाला क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 15 लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कैश स्ट्रीम्स इफ डिस्काउंट रेट इज 14%। ये है 14% और हमें दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 और 4। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। टेबल शोइंग प्रेजेंट वैल्यू। दरअसल मुझे इसकी इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है, इसकी इंडिविजुअल ढूंढनी है, इसकी इंडिविजुअल, इसकी इंडिविजुअल, इसकी इंडिविजुअल। और जानते हो क्या करूंगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0 पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फर्स्ट ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सेकंड ईयर, इन सबको अलग अलग मैंने मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो प्रेजेंटेशन को एक अच्छा वो मिल जाए तो हम यहां लिखते हैं सबसे पहले पीरियड 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर यहां लिखते हैं अमाउंट। ये अमाउंट वो है जो हमें गिवन है, 5000, 6000, 8000, 9000, 8000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए 14% के। जीरो का फैक्टर हमेशा 1 होगा, क्योंकि जीरो का मतलब जो प्रेजेंट टर्म्स में है। अगर कोई पैसे मुझे आज ही मिलने हैं और वो पैसे मैं आज ही लेना चाहता हूं तो मेरा कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे बाकियों के प्रेजेंट वैल्यूज चाहिए, तो अब क्या करूंगा, अब सर मैं जाऊंगा यहां पर और ढूंढूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1.14, 0.877, 0.877 इक्वल टू 0.769, 0.769 अगेन इक्वल टू 0.6749 है तो 0.675, 0.675 देन 0.592, 0.592। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यहां पर आएगी मेरी इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज। पहली आएगी 5000, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए 6000 इंटू 0.877, 5262, 8000 इंटू 769, 6152, 9000 इंटू 0.675, 6075 और 8000 इंटू 0.592, 4736। तो इसमें प्लस कर देंगे 6075 प्लस 6152 प्लस 5262 और प्लस 5000, 27,225। ओके, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअली सबकी प्रेजेंट वैल्यू को ढूंढा, फिर उनको प्लस किया। तो इसके लिए हमने टेबल प्रेजेंटेशन की। अगर आप कहो कि सर टेबल प्रेजेंटेशन नहीं करनी तो फिर कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते। 5000 इंटू 1, 6000 इंटू 0.877 प्लस 8000 इंटू 0.769, इस तरीके से आप लिख सकते थे। सर ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। कई बार ना बुक टेबल बनाने की बजाय ऐसे कहते सर एक लाइन में लिख देते हैं, तो आप बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे लिख दिया।
तो वो एक ही बात है, टेबल प्रेजेंटेशन एग्जाम में ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है सर। नाउ अब आइए जी, अनइक्वल अमाउंट के कैश फ्लो कैसे निकालने हैं वो भी हमने सीख लिया। हमारे पास एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो एन्युटी के आएंगे। एन्युटी का मतलब है कि आपके अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जो है इक्वल दिए हुए होते हैं। तो इक्वल के अगर आपने निकालने हैं तो इक्वल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जगह प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो, अनइक्वल होंगे टेबल बनाइए, काम खत्म। इक्वल होंगे तो या तो ये एंड में अकर करेंगे या बिगिनिंग में अकर करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि 95% कैश फ्लोज, जब भी एन्युटीज की बात आएगी, ये 95% हमारे कैश फ्लोज कब अकर करेंगे, एंड ऑफ द पीरियड में। ठीक है, हमारे पास जो बुक के पीछे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल होगी वो हमेशा एंड ऑफ द पीरियड के हिसाब से बनी हुई है। अगर क्वेश्चन कभी आपके साथ ट्रिक का इस्तेमाल करे और बिगिनिंग की बता दे तो आपको वो एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। तो पहले हम बात करते हैं सर, हमारी अगर रेगुलर एन्युटी है, मतलब एन्युटी के अमाउंट ईयर एंड पे अकर कर रहे हैं, तो सर क्या करना है, तो आपने एन्युटी को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला है। ओके, तो आप लिखेंगे एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप ये पाएंगे कि आपको ये फैक्टर टेबल से इजीली मिल जाएगा, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर अगर कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना पड़ जाए तो क्या करूं, तो इस वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन करके दिखा देता हूं जिसमें हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। आइए जी, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं श्याम बोरोज 80,000 फॉर म्यूजिकल सिस्टम एट अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1.25%. द लोन इज टू बी रीपेड इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स पेबल एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। सर हम जो क्वेश्चन करते हैं वो ईयरली होते हैं। पहली बात, क्वेश्चन हम करते हैं ईयरली होते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है, अब आप अभी नया पढ़ रहे हैं तो ईयरली तो आप इजीली पढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन शॉर्टर कंपाउंडिंग का आ जाए तो घबराना नहीं है। आपने एक पीरियड को एक कंपाउंडिंग मान लेना है, यानी 1 मंथ को आप 1 ईयर समझ लीजिए बस। जैसे एक साल में एक कंपाउंडिंग होती है तो अब यहां एक महीने में एक कंपाउंडिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू, मुझे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट हमेशा इक्वल अमाउंट की होती है एन्युटी, इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1.25% पर 12 साल वाला। आपको इजी करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो सर क्योंकि एन्युटी हमें ढूंढनी है तो एन्युटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर RN। ओके, तो जो भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा उससे मुझे डिवाइड करना है प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमें गिवन है, तो ये जब ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब सर ये प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट है 80,000, बस कोई मुझे इसकी वैल्यू बता दे कितनी आएगी, यहां रखूंगा, बात खत्म हो जाएगी। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ढूंढने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 1 माइनस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपॉन R, ठीक है। कुछ बुक्स में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर -1 अपॉन R ये भी लिखा होगा। फर्क यह है कि यहां पर आंसर ना नेगेटिव में आएगा, तो आपने नेगेटिव को इग्नोर करना है। एक ही बात है, जैसे भी आप याद करना चाहें, आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर -1 अपॉन R याद करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस को इग्नोर कर देना, ठीक है।
अगर पॉजिटिव में आंसर चाहिए तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं आपको याद दिला दूं, 1.25%, इसे हम कैसे लिखेंगे? 1.25 डिवाइडेड बाय 100, तो इसे आप लिखोगे 0.0125, 0.0125। ठीक है, आइए जी। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0125 इक्वल टू, ये फर्स्ट ईयर का फैक्टर आया, इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मेरे पास 12th फैक्टर आ गया। ठीक है, अब मैं इसे ले जाके डाल देता हूं मेमोरी में। मैंने इसको मेमोरी में डाल दिया। 0.8615086 लिख भी लूं, बहुत बड़ा फैक्टर है। 0.8610 नहीं 15086 150,860। ठीक है, यही वैल्यू थी। खैर, ये वर्चुअल कैलकुलेटर है इसलिए लिख रहा हूं, क्योंकि फिजिकल कैलकुलेटर पे तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। अब सर क्या करूंगा? अब मैं करूंगा 1 माइनस मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.0125। लीजिए, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की वैल्यू आ गई 11.0793। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, दोबारा बताता हूं। ठीक है, ये हमारी फैक्टर की वैल्यू आई थी, है ना? यस सर, ये हमारी फैक्टर वैल्यू आई थी। ओके, हमने इसको मेमोरी में डाला। अब हम करते हैं 1 माइनस मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 0.0125। ओके, अब मैं इसे मेमोरी में डाल रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है, मेमोरी में डाल दिया। अब मैं करूंगा, अमाउंट हमारा कितना था? 80,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू 7,220.66। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। क्योंकि क्वेश्चन में 1.25% था और उसका टेबल में फैक्टर देखा नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। आपको लगा होगा सर बहुत डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो यूज टू हो जाएंगे। सर अगर इसमें 1.25% ना होता, 1% होता, तो मैं सीधा फैक्टर टेबल पे चला जाता, क्योंकि 1% की टेबल मेरे पास है। तो सर आपने हमें डिफिकल्ट क्यों करवाया? अरे डिफिकल्ट 2-4 बार करोगे तो डिफिकल्ट नहीं रहेगा, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए सर ऐसे मत किया करो, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं एन्युटी का। हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन एन्युटी के ही रहते हैं। एन एग्जीक्यूटिव इज अबाउट टू रिटायर एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। कोई पर्सन 60 की एज में रिटायर होगा। हिज एम्प्लॉयर हैज ऑफर्ड हिम 2 पोस्ट रिटायरमेंट ऑप्शंस। वो कहते हैं जब तुम रिटायर हो जाओगे तो मेरे पास आपके लिए 2 ऑप्शन है, या तो 20 लाख रुपीज आज ही ले लो, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, या फिर दूसरी ऑप्शन है आज कुछ भी नहीं मिलेगा और हर साल हम आपको 2.5 लाख हर साल हम आपको देंगे अप टू 10 ईयर्स तक। वो कहते हैं बताओ कौन सी ऑप्शन लेना चाहते हो। तो डिपेंड करेगा कि अगर पैसा मैं आज ले लूं तो मैं उसे कहां रखूंगा। अगर बैंक में रखूंगा तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो कह रहे गगन ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। नाउ ये जो ऑप्शन नंबर ए में जो मुझे 20 लाख मिल रहा है,
दिस इज ऑलरेडी इन प्रेजेंट टर्म्स, तो क्या मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत है, या ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में ही दिया है? सर ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में दिया है। अगर फिर भी कोई कहे नहीं नहीं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जीरो का जो हमेशा फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होगा। अब कौन सी ऑप्शन बेटर है, तो मुझे बेसिकली इसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 10 इयर्स। सर ये बताइए कि ये जो 2.5 लाख हैं ये एवरी ईयर बिगिनिंग में मिल रहे हैं या एंड में मिल रहे हैं? तो क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा हमेशा एंड में ही मिलेंगे। रेगुलर है ये। सर ये रेगुलर है तो 2,50,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% 10 ईयर। आइए जी हम चलते हैं टेबल के पास। अब ये मेरी टेबल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल चल रही है, ये भी टेबल नंबर A3 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल चल रही है, और ये हमारा जो आ गया, अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का। यही मुझे चाहिए 10% पर 10 ईयर के लिए। ये आ गई 6.145 6.145। क्वेश्चन इतना सिंपल आया करेगा कि आप वहां पर टेबल में जाएंगे और वहां से आप उसको निकाल लेंगे। तो 2,50,000 इंटू 6.145, ये आपके पास वैल्यू आ गई 15,36,250। अब आप कहेंगे सर यहां पर आंसर तो 150 है, तो वो कैलकुलेटर से निकाला होगा तो ज्यादा एग्जैक्ट आ जाएगा। तो सर आइए कैलकुलेटर से निकाल के देखते हैं। कैलकुलेटर से और टेबल से राउंडिंग ऑफ की वजह से अंतर आएगा, पर उससे आपने घबराना नहीं है। आपके मन में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मेरा आंसर गलत है। कैलकुलेटर वाला ज्यादा एग्जैक्ट है और कोई बात नहीं। आइए जी कैलकुलेटर वाला निकालते हैं। वन डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू, तो ये फर्स्ट फैक्टर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे 10th ईयर का फैक्टर आ गया। मैंने इसको मेमोरी में डाल दिया, ठीक है। नाउ वर्चुअल कैलकुलेटर है तो 1 माइनस मेमोरी रिकॉल, और मेमोरी रिकॉल कर लिया मैंने, और साथ साथ मैंने इसकी मेमोरी को कैंसिल भी कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया मेरी वैल्यू इतना, और इसको मैं डिवाइड करूंगा 0.1 से। ये मेरा एग्जैक्ट फैक्टर आ गया 6.14457। ये एग्जैक्ट फैक्टर है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2,50,000 से, तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आता है 15,36,142 रुपीज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा 15,36,142 रुपीज। अब आप फिजिकल अगर कैलकुलेटर से निकालोगे तो इसके डेसिमल कम होते हैं, इसके डेसिमल ज्यादा है, इसलिए थोड़ा एग्जैक्ट आ गया। अगर आप फिजिकल कैलकुलेटर से करोगे तो 150 आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो मैं फिजिकल कैलकुलेटर नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसलिए मैंने वर्चुअल से कर दिया। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो सकता है। आइए जी अब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी सीख लिया। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना हो तो एन्युटी को आपने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है। कुछ लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले लिखते हैं, -1 बाद में कर देते हैं। उन केस में उनका आंसर सेम आता है, बस नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव को इग्नोर कर देना। अच्छा, जब आप वर्चुअल कैलकुलेटर से करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है। जब लास्ट में जाके आप ग्रैंड टोटल दबा देंगे ना, तो ये कैलकुलेटर भी आपको बता देगा। कोशिश करके देखना, एक बार ट्राई करना। ये मैंने लिख के दिया। अगर आपको 10 सालों का फैक्टर चाहिए तो मैं यहां दिखाता हूं आपको। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू, ये फैक्टर नंबर 1 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो। ये फैक्टर आ गया 10 इयर्स का। अब मैं सीधा क्या दबाऊंगा, जीटी का बटन। ये ना जीटी का बटन, इधर से जीटी, आओ जी आओ जी आओ जी जीटी, ये जीटी दबा दिया।
ये देखिए सीधा आ गया। तो फिजिकल कैलकुलेटर का बिहेवियर अलग होता है और आपके जो वर्चुअल कैलकुलेटर में दिखा रहा हूं उसका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, तो अब मुझे और भी कैमरेज अटैच करने पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा आप मैनेज करो अब। ठीक है, तो एक तरीका यह है कि सर जब फिजिकल कैलकुलेटर अवेलेबल है तो फॉर्मूला भी क्यों लगाऊंगा, इज इक्वल टू दबाऊंगा, लास्ट में जीटी दबाऊंगा, मेरे को पीवीएफ मिल जाएगा। अच्छा जी सर एक बात बताइए, अगर ये सभी अमाउंट ईयर एंड की बजाय, अगर ये सभी अमाउंट एंड की बजाय बिगिनिंग में मिल रहे होते तो क्या गलत हो जाता? तो गलत ये हो जाता, इस पहले वाले को मैंने वन टाइम के लिए डिस्काउंट किया, अगर ये यहां की बजाय यहां मिलता तो इसका मतलब इस पे डिस्काउंटिंग नहीं होनी थी। सेकंड ईयर वाले पे एक बार डिस्काउंटिंग होनी थी, थर्ड ईयर वाले पे 2 बार डिस्काउंटिंग होनी थी, क्योंकि ये ईयर के बिगिनिंग में आ रहे थे। इसका मतलब यह है कि अगर अमाउंट बिगिनिंग में आ रहा हो तो आपकी सारी डिस्काउंटिंग एक बार कम होनी है, और अगर सारी डिस्काउंटिंग एक बार कम होनी हो ना तो इसको इंटू 1+r कर देना। यानी कि जो भी आपका फैक्टर टेबल आ रहा है उसको अगर एक बार 1+r से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबकी डिस्काउंटिंग एक बार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आपने वहां पर भी देखा हो तो मैंने वहां पर भी एन्युटी रेगुलर में आपको इंटू 1+r बताया था, और अगर आप यहां देखोगे कि सर डिस्काउंटिंग में भी आप इंटू 1+r बता रहे हो, तो मैं गलत नहीं बता रहा, सही बता रहा हूं। डिवाइड बाय 1+r मत कर देना, इंटू 1+r करना है। जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। तो ये बहुत आसान है कि जो टेबल है वो एंड के हिसाब से बने हैं। अगर बिगिनिंग वाले चाहिए हो तो चाहे कंपाउंड वैल्यू यूनिटी फैक्टर के हो या प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर के हो, जो भी गिवन फैक्टर मिलेगा इंटू 1+r कर देना। हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, घबराना मत, लिख लो। लो यहां पर लिखा भी हुआ, ये देखो लिखा हुआ हमने कि अगर आपको एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट का आंसर निकालना पड़ जाए तो आपने क्या करना है, बेसिकली जो भी आपका रेगुलर एन्युटी फैक्टर आएगा उसको इंटू 1+r कर देना है। ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट जो कि पहले हम नहीं पढ़ते थे वो यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। अब सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी क्या होती है? परपेचुटी मतलब अगर एक अमाउंट आपको लगातार मिलता रहे तो हम उसे परपेचुटी कहते हैं। यहां पे पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ 100 रुपीज 100 रुपीज पर ईयर है बेसिकली ये। इफ डिस्काउंट रेट इज 10%, तो इसको पहले डायग्राम में समझिए। ये 0 पीरियड है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, अप टू इंफिनिटी एवरी ईयर आपको 100 रुपीज मिलने वाले हैं, और ये हो गया अप टू इंफिनिटी। तो अगर ये इंफिनिटी तक मिलने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि सर टाइम डिफाइंड नहीं है। इसे हम बोलते हैं परपेचुटी। परपेचुटी के केस में हमारी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट। तो 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 10% 0.1 इज इक्वल टू रुपीज 1000। इसका मतलब ये कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1000 रुपीज अपने बैंक में जमा कर दीजिए और बोलिए मुझे ये 1000 वापस नहीं चाहिए, इंटरेस्ट देते रहना। तो वो 100 रुपीज का आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे, बात खत्म हो गई। अच्छा सर अगर ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग हो तो फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट माइनस ग्रोथ। तो अगर ये इंक्रीजिंग हो तो रेट माइनस ग्रोथ कर देना। ये देखिए बहुत कम बार आपको परपेचुटी का क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला होगा अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट। मैंने भी करके दिखाया। अगर सर परपेचुटी ग्रोइंग हो, अगर परपेचुटी ग्रोइंग हो मतलब वो आगे ग्रो कर रही है, मतलब पहले 100 रुपए मिलेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 100 रुपए नहीं मिलेंगे, 102 मिलेंगे, फिर उसके बाद वो और बढ़ जाएंगे। तो यानी ये 100 रुपीज अगर बढ़ रहा है तो हम इसे बोलते हैं ग्रोइंग, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ। तो उस केस में फॉर्मूला होगा एन्युटी डिवाइडेड बाय रेट माइनस ग्रोथ।
इस फॉर्मूले में एक बात याद रखनी है कि जो ग्रोथ होगी वो हमेशा रेट से कम होनी चाहिए, वरना ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ग्रोइंग परपेचुटी का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन एग्जाम में आपको ग्रोइंग परपेचुटी पूछेंगे नहीं, तो इसलिए ये मत कहना कि सर ये वाला वैल्यू कैलकुलेटर पे सॉल्व करवा के दिखाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लीजिए, और यहां पर अब मेरे पास सारे कंसेप्ट खत्म हो गए, जो सिखाना था वो खत्म हो गया। अब बचा है तो सिर्फ क्या, थोड़ी सी आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूं, और क्या। तो अब आने वाली 1 या 2 क्लासेस में हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ आपके साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ABC लिमिटेड हैज बोरोड 30 लाख फ्रॉम कैन बैंक, यानी हमने 30 लाख रुपीस का लोन लिया। किस लिए लोन लिया? टू फाइनेंस द परचेज ऑफ हाउस फॉर 15 ईयर्स, कि हमने 15 साल तक मकान की किस्तें देनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 24% पर एनम। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एनुअल पेमेंट ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट। अब आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन करना है, मुझे इंस्टॉलमेंट पूछी गई है 15 सालों के लिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कहूंगा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट हमारी दरअसल एन्यूटी अमाउंट होती है, तो आप एन्यूटी लिखो, इंस्टॉलमेंट लिखो, कुछ भी चलेगा, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर RN। R कितना है? 24%, N कितना है? 15 ईयर्स। सर क्या हाउसिंग लोन कभी 24% पे मिलता है? ये तो 6-7% में मिलता है। अरे भाई थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जिसने बनाया बना दिया, हमने कॉपी कर लिया, क्या हो गया। ठीक है सर, तो आप अपनी बुक में जाएंगे तो आपको बुक के अंदर ये टेबल में ये फैक्टर भी मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे एन्यूटी इज इक्वल टू, जो अमाउंट है 30 लाख, इसको हमने डिवाइड कर देना है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर RN से, तो हमारी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। चलिए जी, कैसे निकालें? तो इसके लिए मुझे चाहिए, क्या चाहिए? मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। तो हम बात करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.24 इक्वल टू 1 साल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 साल का फैक्टर हो गया, ये मैंने मेमोरी में ले लिया। ओके, नाउ 1 माइनस मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 0.24, ये मेरा फैक्टर आ गया 4.00129, तो मैंने इसको मेमोरी में रख लिया। अब हमारा अमाउंट था 30 लाख, 30 lakhs डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, ये आंसर आएगा 7,49,757। अगेन ये मैंने कैलकुलेटर से निकाला है, एक्यूरेट निकाला है। अगर आप फैक्टर टेबल लेके निकालेंगे तो आंसर ऊपर नीचे आएगा, घबराना मत, वो ठीक माना जाएगा, पर ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड हैज बोरोड 5 लाख, अभी हमने 30 लाख बोरो किया था, अब यहां इन्होंने 5 लाख बोरो किया, तो ये हमारा प्रेजेंट अमाउंट हो गया। टू बी रीपेड इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, अब वहां पर 15 ईयर की इंस्टॉलमेंट थी, यहां 5 ईयर की है, और इंटरेस्ट रेट कितना है? 16%। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट। तो आप चाहें तो आप प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर टेबल से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें कैलकुलेटर से करना तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आप करेंगे बहुत सिंपल होगा, आपने 16% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है, 1 2 3 4 5, और फिर जीटी दबा देना है। फिजिकल कैलकुलेटर में आपने जीटी दबा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 है, ये हम बाद में करेंगे, 21 22 बाद में करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 20 तक यहां तक होमवर्क करेंगे, और फिर उसके बाद एक क्लास और आपके साथ प्रैक्टिस की लगाएंगे, बस। फिर उसके बाद तो बहुत क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, इतना तो एग्जाम में आपको आएगा भी नहीं। चलिए, एनी हाउ,
टाटा बाय बाय सी यू। बुक के क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए कि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छूट जाए, क्योंकि स्टूडेंट जनरली कहते हैं कि सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमें थोड़ी घबराहट हो रही है, बुक में क्वेश्चन नहीं है और दीजिए, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन अलग से करवाए। इसका पीडीएफ मैं आपको वेबसाइट पे दे दूंगा।